हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से महा टॉपर्स चैनल पे। बच्चों, हम लोग बेसिक लेक्चर जो ले रहे हैं, हमारा मेन मिशन है, मेन टारगेट है, कोई भी बच्चा जब भी चैप्टर पढ़ना चालू करेगा तो उसको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज मैंने इस चैप्टर में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स नाम का जो चैप्टर है, उसमें हर टॉपिक को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पूरा डेटा नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ पे दिखेगा पीपीटी पे पूरा की पूरा दिखेगा, लेकिन मुझे वो नहीं, बस उसका मतलब समझाना है, आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि बेसिक नॉलेज ना होने से वो टॉपिक को समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ लगता है। तो चलो इसे चैप्टर को इजी बनाने के लिए आपके लिए एक आधे घंटे का आसपास एक लेक्चर हम लोग लेते हैं। बेसिक कम ज़्यादा हो सकता है बातों बातों में, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हम लोग इसको आराम से लेने की कोशिश करेंगे। बेसिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। ये बोर्ड में 7 मार्क के लिए टॉपिक है। 7 मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज आप बोल सकते हो। सबसे पहले 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सबको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। लेकिन सॉलिड किसको बोलेंगे? जिसका शेप डेफिनेट हो, वॉल्यूम डेफिनेट हो। जैसे कि एक मार्कर है मेरे हाथ में, इसका सिलेंड्रिकल शेप है और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा, तो इसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे। लिक्विड में क्या होता है? इसका शेप प्रॉपर नहीं हो सकता है, मतलब डेफिनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्लास में डाला तो ग्लास जैसे होगा, बाउल में डाला तो बाउल जैसे होगा, बॉटल में डाला तो बॉटल जैसे होगा। बट इसका जो वॉल्यूम हो वो डेफिनेट हो सकता है, जो वॉल्यूम किसी में भी डालोगे तो उतना ही मिलेगा। गैस में आपको इसका ना तो शेप ना इसका वॉल्यूम डेफिनेट है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल, जैसे कि पानी गर्म कर दिया और वो उसकी भाप हो जाती है, गैस हो जाता है और रैंडम डिसऑर्डर मोशन में इधर उधर घूमती रहती है। आपने देखा होगा। देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सख्त मॉलिक्यूल्स होते हैं। पार्टिकल की अगर बात करें, जैसे कि वाटर के पार्टिकल होते, छोटे छोटे बूंद होते हैं, उसको एक डेफिनेट बर्फ जैसे बन जाता है। ये बर्फ बोल सकते हैं आप लोग, है ना, आइस बोल सकते हो। मतलब पार्टिकल एकदम सख्त होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वाटर में थोड़े से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं और गैस में बहुत ही दूर जाते हैं। उसका मतलब क्या है? सॉलिड में यहाँ टाइटली पैक पार्टिकल होते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। लिक्विड में पार्टिकल कैन फ्लो हो सकता है, जैसे कि आपने लिक्विड में फ्लो होते हुआ देखा होगा। और जो गैस है, पार्टिकल मूव फ्रीली हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में क्या फर्क होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आइडियल फ्लूइड ये इमेजिनरी फ्लूइड है, ये प्रैक्टिकली देखना बहुत मुश्किल है। हैविंग जीरो विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी मतलब चिपकनापन, फ्लूइड चिपकता नहीं है, गाढ़ापन कम होता है उसमें। कोई यहाँ पे फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं होती, जीरो विस्कोसिटी होती। कांस्टेंट डेंसिटी, डेंसिटी बदलती नहीं, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। उसको दबाओगे तो भी दबेगा नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्या इसकी प्रॉपर्टी है? हाँ, इनकॉम्प्रेसिबल। मैं इसको दबा नहीं सकता। कॉम्प्रेस करना मतलब दबाना, दबा नहीं सकता। जैसे बलून को दबा सकते वैसे नहीं दबा सकते। नॉन विस्कस मतलब वो चिपकता नहीं है, एक दूसरे के मॉलिक्यूल के पार्टिकल एक दूसरे को नहीं चिपकता। और ये एक इमेजिनरी फ्लूइड है, एक्चुअल में देखा नहीं जा सकता है, ध्यान रखना। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब पानी स्मूथली फ्लो होना चाहिए। कैसे स्मूथली पानी फ्लो होना चाहिए बच्चों? वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। जैसे मैं बताऊंगा, विंटर सीजन में नदी में पानी होता है, एकदम स्मूथ फ्लो होता है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया। और जब बाढ़ आती है ना, बाढ़, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, इधर का पानी उधर जाता है, वो हो गया टर्बुलेंट फ्लो हो गया बेटा। नो एनर्जी लॉस, इसमें कोई एनर्जी भी लॉस होती नहीं है। कहाँ? आइडियल फ्लूइड। प्रैक्टिकली जो हमारे पास होता है रियल फ्लूइड, इसकी बात करते हैं। रियल फ्लूइड, प्रैक्टिकल फ्लूइड पोजेसेस विस्कोसिटी होती, मतलब पानी थोड़ा सा चिपकता है। कंसिडर करना, आपको देखना है प्रैक्टिकली। 2 पानी की बूंद एकदम आसपास रखो, देखो एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक ड्रॉप बनेगा, है ना, चिपकता है। इंटरनल फ्रिक्शन होता है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है सर, मतलब विस्कस होता है, चिपकता है थोड़ा सा, एनर्जी लॉस होती है ना। टर्बुलेंट फ्लो होता है पॉसिबल, मतलब पानी नीचे ऊपर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये रियल फ्लूइड में। आगे बढ़ते बच्चों, फ्लूइड्स एट रेस्ट। जो फ्लूइड रेस्ट पे हो, इसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब जो फ्लूइड रेस्ट पे हो, इसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं बच्चों। इसका फार्मूला रो जी एच। रो इज द डेंसिटी फ्लूइड की, जैसे पानी हो तो अलग डेंसिटी होगी, ऑयल हो तो अलग डेंसिटी होगी, केरोसिन हो तो अलग डेंसिटी होगी। जी इज द ग्रेविटी, एच इज द हाइट। और इसी के ऊपर प्रेशर भी डिपेंड करता है।
जैसे कि रिवर में एकदम बॉटम सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल हो, थोड़ा सा ऊपर हो, एकदम सरफेस पे हो, तो ये हाइट के कारण प्रेशर पे इफेक्ट होता है। क्योंकि रो जी एच फार्मूला है, रो जी एच, जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया में फार्मूला बताऊंगा आपको, वैसे रो जी एच पे डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ कि सबसे, ये पानी है, किसी जार में डाला है मैंने, ये सी मॉलिक्यूल एकदम डेप्थ में, ज्यादा एच है, ज्यादा एच तो प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे एच कम है थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत ही कम है, तो इसका प्रेशर कम होगा। देखो प्रेशर ऑफ ए से बी ज्यादा है क्योंकि ये डेप्थ ज्यादा है इसकी, है ना, और सी सबसे ज्यादा अंदर है, तो इसीलिए इसका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर पानी की मॉलिक्यूल इसके ऊपर प्रेशर जमाता होगा। मतलब प्रेशर और डेप्थ का रिलेशन कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। चलिए प्रेशर के बारे में और पढ़ते। एक सिंपल फार्मूला है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। फार्मूला क्या है प्रेशर का? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस, पर यूनिट एरिया, ठीक है। P इज द प्रेशर है, F इज द नॉर्मल फोर्स है, इज द एरिया है। SI यूनिट इसका पास्कल होता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आपको फार्मूला पता लगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इनवर्सली है, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। यहाँ पे देखते हैं एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा। देखो हाई प्रेशर, एरिया देख रहे हो, ये कोई, तो मैंने एक स्मॉल फोर्स लिया, स्मॉल एरिया ले लिया और किसी सरफेस पे डाला, एरिया कम होने से, एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ गया, इसलिए हाई प्रेशर बोला इस केस में। सेकंड केस में, फर्स्ट केस में एरिया ज्यादा है तो प्रेशर लो होगा। इसलिए स्विंग मशीन आपने देखा होगा, स्विंग मशीन, कपड़े सिलाते होंगे आप लोग, है ना, खटलक 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 बजती होगी, वो जो मशीन देखा। आज तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गए, इसलिए टेंशन लेने का काम नहीं, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि जो स्विंग मशीन है इसका एरिया बहुत कम, इसलिए इस कपड़े के अंदर घुस जाती है, इसके अंदर ये नहीं घुस रहा है। देखो मेरे इस, देखो नहीं घुस रहा है, क्यों नहीं घुस रहा? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। और वही नीडल लाओगे तो इसके अंदर जाएगी, अंदर बाहर करेगी, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। और जैसे कि हम लोग जो बैग लेके जाते हैं कॉलेज में, कॉलेज कुमार भाई, है ना, तो इसका एरिया कैसा है? चौड़ा। इसका एरिया कैसा है? चौड़ा। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम, इसलिए बुक कितनी भी डालो ज्यादा तकलीफ नहीं होती। जो बैग होती है ना उसका बेल्ट देखो कैसे चौड़ा होता है, एरिया ज्यादा इसलिए प्रेशर। मतलब हम डिसाइड करते हैं कहाँ एरिया कम करना है, कहाँ एरिया कम नहीं करना है। प्रेशर ज्यादा चाहिए कपड़े सिलाने के लिए, समझ में आ रहा है ना? ओके चलिए बढ़ते आगे बच्चा। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है मैं पहले समझा देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, आपको समझ में आएगा 100%। चलो मैं यहाँ पे, हवा है, हवा के एयर पार्टिकल से कोई डस्ट पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मानना है, ये पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, इसका वेट होगा mg, इसका भी वेट mg होगा। बेटा समझ में आ रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मेरा पहला लेक्चर देख लेना रोटेशनल डायनेमिक्स में, मैंने वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों होता है, ठीक है ना। mg, यहाँ पे भी mg, मास है तो वेट है mg, मास है तो वेट है मेरे भाई, मास है तो वेट है, मास है तो वेट है, समझ रहे हो? अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल वेट है, ठीक है, इसके कारण प्रेशर क्रिएट होता होगा, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स किसका वेट है? mg डिवाइड बाय ए। समझ में आ रहा है क्या बेटा आपको? ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पे वेट बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम हम सब लोग भाई, एक हम लोग पहले पढ़ते थे मराठी में ओजे वाला ओ, है ना, पढ़ते थे ना, क ग न ए, है ना, तो ये पढ़ते थे हम लोग। तो ओ इज द ओजे वाला, मतलब हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेरिक ने हर के ऊपर एक वेट दिया है, और वही प्रेशर है बेटा। प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब mg बाई ए। बात समझ में आ रही? तो इसकी वीडियो के कारण भाई कमेंट होना चाहिए, हाँ सर ये बात सही है, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कमेंट होने चाहिए। मैं देखूंगा जितने कमेंट होंगे उतना और बेसिक अच्छा और क्रिएटिविटी हम लोग लेते आएंगे, लेकिन सपोर्ट आपका होना
जरूरी है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एयर पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल जो भी होंगे उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन रहता है। इसके कारण मेरे सिर पे, मेरे कंधों पे, इधर सब तरफ प्रेशर है। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर पार्टिकल्स है प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर इन ऑल ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। हर सरफेस पे, हर ऑब्जेक्ट पे वेट है। किसके कारण? एयर पार्टिकल जो है, एयर है, डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी चीजें होती है, उसके कारण एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है। और इसको दिखाई जाता है बच्चों पास्कल में। स्टैंडर्ड वैल्यू 1.013 × 5 पास्कल, यही याद रखो फिलहाल के लिए, है ना। मर्क्यूरी बैरोमीटर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मैंने पहले बोल के रखा है कि आपको मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके दिमाग में आया होगा क्या होता है, ये काम में आने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे देखते बच्चों। गेज प्रेशर किसको कहते हैं? हम लोग ट्यूब होता है, ट्यूब भाई, गाड़ी का, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का ट्यूब होता है। तो ट्यूब का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर कैसे गिनेंगे? देखो उस ट्यूब, ये ट्यूब है मान लेते हैं, इस ट्यूब के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दबा रहा है ना भाई, बाहर से दबा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अंदर से मैंने हवा भरी है, हवा भरी है भाई, हवा भरने से इंटरनल प्रेशर बढ़ा होगा। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है मेरे बच्चे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मेरा सवाल है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? इंटरनल। कोई चीज अगर मैं बलून में हवा फूंकता हूं तो बलून ऊपर आ रहा है, मतलब उस प्रेशर को रिड्यूस करके आ रहा है। कहाँ? बाहर का प्रेशर, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा। और इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, चलिए देखते हैं। पहले एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सबको पता, इसको नाम देते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एक इंटरनल प्रेशर है। तो इससे क्या होगा कि टोटल प्रेशर को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करो तो गेज प्रेशर, जो मशीन दिखाती ना कि भाई 35, देखो मेरे गाड़ी में, मैं 4 व्हीलर में जब हवा भरता हूं क्या दिखाता है? कौन सा गेज प्रेशर दिखाता है? वो दिखाता है बेटा। मतलब अगर किसी ने पूछा कि गेज प्रेशर क्या है, ये जो गेज प्रेशर है, ठीक है, गेज प्रेशर क्या है? पी एब्सोल्यूट प्रेशर बोलो, ये टोटल जो प्रेशर है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ए बी ही लिखता हूं, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन दोनों का मतलब टोटल प्रेशर है, समझो फॉर एग्जांपल ये दोनों मिला के जो प्रेशर है मेरे पास 10 है और बाहर का 6 है, तो इंटरनल प्रेशर जो है वो हमको 4 मिल रहा है। मतलब गेज प्रेशर, दोनों का डिफरेंस, सॉरी, दोनों का प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर है, दिखाएगा हमको। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमने माइनस किया तो इंटरनल प्रेशर कितना रहेगा है इसके अंदर, वो दिखाएगा, उसी को प्रेशर गेज कहते हैं। सिंपल, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गेज प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करो, हमको गेज प्रेशर दिखाने वाली मशीन होती है, वही काम आते हैं। गेज प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक, एक्सेस प्रेशर कितना मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा दिया, इसीलिए वो बलून या हमारा जो ट्यूब था ऊपर आ गया, यही कारण होता है। हाइड्रोस्टैटिक, देखो फार्मूला हमारे पास एच रो जी, याद रखो अभी प्रेशर का, एच रो जी। कैसे फार्मूला आया रहा, डिटेल में हम लोग हमारे महा टॉपर्स ऐप में बताएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे कोर्स चालू है, श्योरे बैच, जो बोर्ड में पढ़ रहे हैं, एडवांस बैच है हमारी, ठीक है। चलिए, इनका क्या दिख रहा है, सबसे मेन क्या दिख रहा है, हाइट सबकी सेम दिख रही है, देखो हाइट सबकी सेम है, तो सबका प्रेशर भी सेम होगा। क्यों? हाइट सेम तो प्रेशर सेम, हाइट सेम तो प्रेशर सेम। अब फ्लूइड भी एक ही होना चाहिए, सेम डेप्थ, सेम लिक्विड होना चाहिए, तो सेम प्रेशर भी मिलेगा। मतलब इसमें केरोसिन लोगे, इसमें पेट्रोल लोगे, इसमें डीजल लोगे तो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। फ्लूइड सेम हो, हाइट सेम हो, तो प्रेशर भी सेम, क्योंकि रो और जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड होती बेटा। चलिए, पास्कल लॉ क्या कहता है, अगर मैं प्रेशर दे दूं तो वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। सुन लिया क्या?
नहीं सुना? चलो दोबारा। मैंने बोला पास्कल लॉ क्या कहता है, अगर प्रेशर अप्लाइड किया किसी क्लोज फ्लूइड है, उस फ्लूइड जैसे कि बलून है, बलून में मैंने पानी भर दिया और एक इंजेक्शन ले लिया, उसके अंदर घुसाड़ के भाई खटक से पानी अंदर भरा, तो वो प्रेशर सब तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं कि कहीं इधर ज़्यादा इधर कम, ऐसा नहीं। हमारे जैसे पॉलिटिकल लोग नहीं है ये, है ना, किसको ज़्यादा देना है किसको कम देना है। देखो पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर इज अप्लाइड कन्फर्म फ्लूइड, द प्रेशर इज ट्रांसमिट कैसे होगा, इक्वली एंड डिमिनिशेस इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड, मतलब वो सब दिशा में इक्वल ट्रांसमिट होगा। लेकिन इसने कमाल क्या मालूम है भाई, छोटा बच्चा भी बड़े बड़े चीज़ों को उठा सकता है। कैसे सर? जैसे कि लिफ्ट का एग्जांपल देखो, यहाँ प्रेशर कम अप्लाई किया तो यहाँ ज़्यादा होगा, एरिया पे डिपेंड होता है। प्रेशर सेम, यहाँ का प्रेशर P1 है समझो, और यहाँ का प्रेशर P2 है, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। अब यहाँ का एरिया A1 है, फोर्स F1 है, यहाँ का एरिया F2 है। देखो प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, बट ये 2 है। अगर मुझे देखो यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे एरिया बढ़ने से इधर मल्टीप्लाई आएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, कहाँ करके दिखाऊँ, यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो मुझे F2 निकालने तो क्या फार्मूला मिलेगा, देखो ये एज इट इज़ है F1 A1, ठीक है, और ये A2 है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल जब करूँगा तो और पता लगेगा। A2 मल्टीप्लाई किया ना, A2 कैसा एरिया इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे फोर्स ज़्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप 10 न्यूटन भी फोर्स अप्लाई करो, 10 न्यूटन, बच्चों हो सकता है यहाँ पे 100 न्यूटन भी फोर्स मिले, और इसीलिए बड़े गड्ढे को मैं उठा सकता हूँ। देखा होगा आपने। आप बोलेंगे कैसे सर? क्योंकि एरिया तो बड़ा है ना, तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। ये 10 से अगर ये एरिया बड़ा है तो ये बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको प्रेशर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। सॉरी, प्रेशर तो सेम है, ठीक है। वैसे ही आपने हाइड्रोलिक ब्रेक देखा होगा, है ना भाई। छोटा पैर छोटा सा भी रखा ब्रेक के ऊपर तो गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद में हाइड्रोलिक जैक होते, जैक सुना होगा आपने, गाड़ी को उठाता, पता है, गाड़ी को उठाने वाला भी जैक। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई पास्कल लॉ में क्या पढ़ा हमने, प्रेशर इक्वली ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। इसका फायदा क्या है? तो पास्कल लॉ का एप्लीकेशन से आपका प्रेशर सेम होता है, लेकिन फोर्स और एरिया में थोड़ा चेंज करोगे। देखो यहाँ पे फोर्स कम लगा है, एरिया कम है। यहाँ पे ज़्यादा एरिया होने के कारण ज़्यादा फोर्स लगेगा, और इसलिए बड़े बड़े गड्ढे को हम लोग उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरी बैरोमीटर ओपन टू मैनोमीटर। अब ये मर्क्यूरी बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर करता है। बाकी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिटेल में जब चैप्टर होता है तब पढ़ने वाले हैं। हम लोग बेसिक बता रहे। नाम सुना होगा, बैरोमीटर किस लिए होता है सर? कुछ नहीं, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, बस इतना ही याद रखो। एच-रो-जी फार्मूला होता है, वो बाद में बताएंगे हम लोग, लेकिन पता होना चाहिए। ओपन टू मैनोमीटर एक डिवाइस है, मेजर द प्रेशर गैस रिलेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। हम लोग सरफेस टेंशन पे आ गए। सरफेस टेंशन क्या होता है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें एक कोहेसिव फोर्स, एक एडिसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब सेम मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस है, वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, सेम होना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल, तब कोहेसिव फोर्स। एक एडिसिव फोर्स होता है, जैसे कि मैं पेन से लिख रहा हूँ नोटबुक पे, तो पेन की इंक अलग मॉलिक्यूल है और पेपर अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों का अट्रैक्शन हो रहा है, तो यह एडिसिव फोर्स हो गया। बात समझ में आ रही बेटा? वाटर मॉलिक्यूल खींचेगा तो कोहेसिव फोर्स। ये वाटर और ग्लास अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एडिसिव फोर्स होगा। ये पीपीटी आपको महा टॉपर्स ऐप में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, एक दूसरे को खींचते हैं, और स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन्स, तबला बजाए, तबले का ऊपर का पार्ट देखो कैसे उसको खींच के रखा है, देखा आपने? वैसे एक थीन लेयर रहती, बहुत आपको दिखेगी भी नहीं,
आप बोलेंगे टपली की तो कितनी मोटी होती है सर, चमड़े से बनी वाली। वैसे नहीं, ये वाटर मॉलिक्यूल से बनी है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को नीचे खींचते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और खिंचाव तैयार होता है इसमें। इसलिए छोटी मकड़ी चल सकती है भाई, मकड़ी चल रही है, मकड़ी चल रही है। समझते कब आवड़े लो? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? मकड़ी पानी के ऊपर क्यों चलती है? मकड़ी चलने का कारण है सरफेस टेंशन। और ये अंदर नहीं होता है सरफेस टेंशन, ओनली सरफेस पे होता है, लिक्विड के सरफेस पे, इसलिए सरफेस टेंशन बोला इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। सरफेस एनर्जी क्या होती है? जो सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी। क्योंकि मॉलिक्यूल को सरफेस पे रहना है। मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, पिछले पेज पे। तो वाटर पे जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, जिसको नीचे खींच रहे अंदर वाले मॉलिक्यूल, लेकिन वो रहता है ऊपर। क्यों रहता होगा? उसको ताकत लगती होगी। जैसे मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो मैं ऊपर तैरूंगा। क्यों ऊपर क्यों तैर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी। वैसे उसको भी वाटर मॉलिक्यूल को नीचे खींचते हैं, बट उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होने के कारण वो वाटर के सरफेस पे रहते हैं बच्चों। इसलिए देखो, सरफेस एनर्जी एक वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया लिक्विड। ठीक है, वर्क अपॉन एरिया, इतना ही याद रखना, वर्क अपॉन एरिया। ठीक है, सरफेस पे मॉलिक्यूल जो होता है उस एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ध्यान रखना। इंक्रीज एरिया करोगे तो वर्क करना पड़ेगा। सरफेस स्टोर एक्स्ट्रा एनर्जी करता है, बस इतना ही याद रखना। सरफेस एनर्जी, एनर्जी स्टोर ऑन सरफेस पे होती है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। फार्मूला वर्क अपॉन एरिया। वर्क का यूनिट होता है जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर है, इसलिए जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। की आइडिया क्या है? मोर एरिया मोर एनर्जी। रिलेशन ये नहीं करना है हम लोगों को, ये फार्मूले गिरमूले कोई करना नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है ये मेरी भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखना। समझो मेरे पास एक ऐसी ग्लास है, जो भी है ग्लास मान ले रहा हूँ, ठीक है बेटा, और ये सरफेस ऐसा बन रहा है। मैंने देखा ये सरफेस ऐसा बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करना, ध्यान रखना। देखो मेरे पास एक ग्लास है, बॉटल है, जो भी मानना रहे हो मान लो। पानी है नीचे ऐसे भरे वाला, ऐसे ऐसे भरे वाला पानी है इसके अंदर, ये पानी से भरे वाला है, और उसका शेप बना है ये। इसको कॉन्केव सरफेस कहते हैं, आप देख लेना, ठीक है। ध्यान रखना, ऊपर से देखो कहाँ कांटेक्ट होगा, शुरुआत से यहाँ कांटेक्ट होगा सरफेस का और लिक्विड का। मतलब ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, इनका कांटेक्ट सबसे पहले इधर से देखो तो यहाँ हुआ है बेटा। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना। पहले क्या करना है, एक सरफेस जो है पानी का, उसको टेंजेंट ड्रॉ करो। ये इसको कहते हैं टेंजेंट ड्रॉ करो, कर दिया। और एक इनसाइडल सॉलिड करो, सॉलिड जो भी है उसको एक ऐसे सरफेस कांटेक्ट में लेना, एक सरफेस टेंजेंट ड्रॉ करना है, सॉरी। इनके बीच में जो एंगल होता है ना, उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं मेरे बच्चे। इधर भी दिखाता हूँ चलो, और समझने के लिए, बाकी दूसरा कोई खास नहीं इसमें। ये मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो पहले कांटेक्ट कहाँ हुआ, सॉलिड लिक्विड का। एक टेंजेंट ड्रॉ करो फ्री सरफेस को, देखो इधर से भी फ्री सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ किया। एक इनसाइड द लिक्विड क्या है, इनसाइड द लिक्विड टेंजेंट ड्रॉ टू द सॉलिड किया। इसके बीच में जो एंगल है बच्चों, इसके बीच में जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, जो एंगल तैयार हो रहा है। बाकी पढ़ना नहीं हम लोगों को, ज़्यादा चैप्टर में है। एक्सेस प्रेशर, बेटा एक्सेस प्रेशर रहा तो कोई भी जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये नहीं पढ़ना चाहिए, बस स्फीयर रहा तो स्फीयर का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला बेटा 4πr², बस इतना ही याद रखेंगे, ठीक है, 4πr²। और दूसरा जो वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही। वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हमको इसको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मजा आएगा। अब मैं अगर वो बोलूँगा तो चैप्टर ही हो जाएगा, है ना। मुझे इसमें फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप और बबल दोनों में फर्क बताता हूं बच्चों। ड्रॉप क्या होता है और बबल क्या होता है। ड्रॉप के अंदर पानी होता है और बबल जो हवा में उड़ता है ना, अंदर भी हवा बाहर भी हवा, इसलिए फूट जाता है जल्दी से, देखा होगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे ऐसे एक ड्रॉप ले लूँ बेटा, तो ड्रॉप के अंदर पानी है, तो इस पानी का, ये लिक्विड है बेटा, ये लिक्विड है, और ये एयर है, हवा है,
इनका एक ही कॉन्टैक्ट सरफेस में आ गया, देखो लिक्विड का इनका। लेकिन जब बबल हो, ये क्या था बेटा, हमारा ड्रॉप था। बबल में क्या होता है, अंदर भी हवा होती बेटा और बाहर भी हवा। अब ये जो सरफेस दिख रहा है वो फ्लूइड का होता है, लिक्विड का होता है। तो एयर और लिक्विड का एक कांटेक्ट आ गया और दूसरा कांटेक्ट भी एयर और लिक्विड का, दो सरफेस कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसलिए बबल हो जाता है डबल। मैं जब पढ़ाऊंगा तब याद रखना, मतलब उसका जो फार्मूला होता है प्रेशर का वो 2T/RA, 2T/RA बच्चों। बट यहां पे ड्रॉप में ये फार्मूला बबल में 4T क्यों आया, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ये बेसिक नॉलेज है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, आपको समझ के लेोगे तो बहुत मजा है। कैपिलरी क्या होता है, देखो जब भी पानी में आप डालोगे तो इसमें एक तो फ्लूइड ऊपर आता है, नहीं तो नीचे आता है, दोनों में से हो सकता है। जब पानी में डालोगे तो ऊपर आएगा, मर्क्यूरी होते हैं, मर्क्यूरी में हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, वो बात अलग है। डालोगे तो फॉल भी होता है, राइस और फॉल करने का काम करता है, और वो होता है इसके रेडियस के ऊपर। इसके लिए फार्मूला है 2T cos θ डिवाइड बाय ρgr, मतलब T म्हणजे टेंशन कितना होगा बेटा, रो इज द डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी, आर इज द रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है। वो फार्मूला नहीं याद रहा, चलेगा, मुझे खाली कैपिलरी क्या होती है, एक तो राइज और फॉल करने का काम करते, बस इतना ही। हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रो मतलब फ्लूइड बेटा, डायनामिक्स मतलब जो फ्लूइड मोशन में। अभी तक जो फ्लूइड था हमारा ये रेस्ट पे था, रेस्ट की प्रॉपर्टी देखी अभी तक हमने, सर पे टेंशन, रेस्ट फ्लूइड हो तभी दिखेगी। अब इसमें हाइड्रोडायनामिक्स मतलब जो मोशन में फ्लूइड हो। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो फ्लो मोशन कर रहा है भाई, आराम से पानी स्मूथ फ्लो हो रहा है, उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। जब बाढ़ आती है ना तब वो हो गया टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ओके, हाइड्रोडायनामिक्स इसमें मोशन की पढ़ाई होती है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो समझा, ठीक है। एक रेनॉल्ड्स नंबर होता है, वो डिसाइड करता है बेटा कौन सा मोशन कैसा है। अगर आर इज द रेनॉल्ड नंबर, ये लेस दैन 1000 हो मेरे बच्चे, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन में ज़्यादा नहीं लिखूंगा। आर ये बिटवीन हो 1000 पे 2000 अनस्टडी फ्लो होता है, और ये ग्रेटर दैन हो, है ना, 2000 से, तब उसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं इसको, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। चलिए देखते हैं आगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने बोलता है जो पानी फ्लो एकदम स्मूथली करता है ना, उसको कहेंगे। टर्बुलेंट फ्लो नदी में बाढ़ आना, पानी के पार्टिकल नीचे ऊपर होना, बस इतना ही याद रखना है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चीज देखो, लेस देन 1000 स्ट्रीमलाइन, बिटवीन 1 to 2000 अनस्टडी, ग्रेटर देन 2000 टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और ये पानी स्मूथ फ्लो होते होते अचानक से उसमें बाढ़ आना, पानी के पार्टिकल नीचे ऊपर होना, वो जो स्पीड होती है इसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है, चिपकनापन, गाढ़ापन। जैसे मैं पूछो आपको, पानी की बोतल लेता हूँ, ऊपर से डाल रहा हूँ, एक हनी के लेता हूँ, मध म्हणतात त्याला, माहिती है तुम्हाला। अगर लेता हूँ, दोनों साथ में डालूंगा, तो आपके लिए सवाल है, कमेंट में जरूर करना, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। दे दिया आंसर, ओके, हनी की, क्योंकि उसमें गाढ़ापन ज़्यादा है, इंटरनल फ्रिक्शन जो है मॉलिक्यूल का एक दूसरे को ज़्यादा होता है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा बेटा, ठीक है। दे वाला हाई विस्कोसिटी, फ्लो स्लो होता है, एग्जाम्पल हनी और ग्लिसरीन का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। लो विस्कोसिटी, फ्लो इजीली हो पानी का, जैसे कि एग्जाम्पल वाटर अल्कोहल का देता हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी होता है इसमें, तो वो बाद में देखना पड़ेगा, ठीक है। स्टोक्स लॉ, ये इसमें हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं अभी फिलहाल के लिए, तो क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी बोल सकता हूँ। देखो बच्चों, पानी की बूंद है, पानी की बारिश हो रही, बारिश अगर वो सीधा आती मेरे सिर पे तो मेरा सिर फूट जाता बच्चों। हाँ, इतनी ताकत हो सकती थी, बट नेचर देखो हमको कितना बचा रहा है, देखो समझते चलिए। देखो बच्चों, मेरे पास एक ऐसे पानी की बूंद है,
उसके पास मास होगा, मास के कारण वेट होता है, पता है ना, मास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट यम जी है। तो हुआ क्या बच्चों, ये यम जी है मेरे पास, ठीक है। पानी की बारिश के जो मास होगा, मास के कारण वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे आता होगा, और उसकी स्पीड बढ़ते 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 बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी जैसे जैसे एनर्जी का बढ़ेगी वैसे ये बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। बट बच्चों ध्यान रखना, ये हवा के साथ फ्रिक्शन करता है पानी की बूंद। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज, देखो मेरा पानी की बूंद नीचे आ रही है और ये इसको कहते हैं विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन होने के कारण। किसके साथ फ्रिक्शन हो रहा है, हवा के साथ। जितना सरफेस हवा के साथ घर्षण करेगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, देखो इतना एरिया में करे तो इतना ही फ्रिक्शन, इतना करेगा तो और फ्रिक्शन बढ़ेगा, इतना करेगा तो और फ्रिक्शन बढ़ेगा, इतना करेगा तो और बढ़ेगा। जितने हाइट से आ रहा है उतना फ्रिक्शन ज्यादा ये बढ़ेगा। और एक होता है अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स कहते हैं बेटा, अपथ्रस्ट फोर्स। जैसे पानी में मैं बॉल फेंकूं तो पानी में डूबेगा क्या, नहीं डूबेगा, वैसे ये भी कहानी बच्चों। तो यहां पे क्या होता है कि नेट फोर्स 0 हो जाता है इसका, मतलब ये इसको बैलेंस करता है। पहले स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ऐसे करते करते क्या होता है, एफ जी इज इक्वल टू ये बनता है। देखो इन दोनों की एडिशन इतनी बनेगी, वेट कितनी बनेगी, तो नेट फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स सेम है, तो इसकी स्पीड एक कांस्टेंट होगी। पहली स्पीड बढ़ेगी, देखो 10 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40, 50, 60, फिर ये फोर्स दोनों इक्वल होंगे। अब 50 है तो 50 की स्पीड में से ही पानी की बारिश नीचे आएगी। समझ में आ रहा है? तो वो जो कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है ना 50 की, उसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा, बस इतना ही याद रखो, समझा दूंगा। जितना मास अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा। और बर्नौलीज प्रिंसिपल, एक पानी के लिए मैंने ऐसे पाइप ले लिया, यहाँ पे देखो हाइट बढ़ गई, यहाँ आ गई। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी मूव हो रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी, और प्रेशर भी होगा इसके अंदर इसलिए प्रेशर। 3 एनर्जी होती है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, आप बोलेंगे 1/2 रो वी स्क्वायर, बताऊंगा तब, सिखाऊंगा तब, रो जी एच, ये कांस्टेंट है बेटा। और इसी के सारे हमारी फ्लाइट हवा में कैसे उड़ती है, स्प्रे देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। हवा में छेद क्यों उड़ जाता है, पत्थर उड़ जाते हैं, देखो क्यों उड़ता है, तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है। प्लेन हवा में कैसे उड़ रही है, ये सब कुछ इसी चैप्टर में मिलेगा बच्चों। तो मुझे लगता है कि बेसिक थोड़ा थोड़ा मिला होगा, मैंने हर पॉइंट को टचअप करने की कोशिश की है। अगर अच्छा वीडियो लगा तो बोलो सर हाँ इस वीडियो का फायदा जरूर हमको होने वाला है। तो मिलते हैं, बाय बाय, तब तक जय हिंद जय भारत।